अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक काफ़ी गैप के बाद हम लोग फिर DHA कोयटा के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। DHA कोयटा बेसिकली हमने बीच में एक इसकी सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने के बाद इसको छोड़ दिया था क्योंकि रेट्स काफ़ी अनरियलिस्टिक हो गए थे और मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि अगर इस टाइम पे मैं कंपेल करता हूँ किसी को कि वो बाय करे DHA कोयटा तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे एथिक्स के ख़िलाफ़ होगा। तो आज काफ़ी गैप के बाद हम लोग DHA कोयटा के ऊपर एक फिर वीडियो बनाने वाले हैं जिसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस टाइम जो DHA कोयटा के ऊपर एक क्रैश आया हुआ है वो किन वजूहात की वजह से आया हुआ था और क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे उस टाइम पे कि नहीं। आपको याद होगा कि स्टार्ट में आज से कोई 1 साल पहले जो मैंने DHA कोयटा की वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी तो मैं उसमें DHA कोयटा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता था और मेरे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते थे जो कि आपको कंपेल करते थे या इनिशिएट करते थे इस चीज़ को कि आप लोग DHA कोयटा को स्टडी करें और उसके बेसिस के ऊपर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि काफ़ी कम पैसों में एक बड़ी अच्छी जगह जहाँ पे लोकल लैंड की वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं और वहाँ पे ऐसी कोई सोसाइटी इस टाइम पे इससे पहले नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करनी बनती थी और बहुत से लोगों ने इसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी कमाया। अब एक टाइम आया DHA कोयटा में जिसमें जब ये स्टार्ट में जो एक ही कैटेगरी थी प्लॉट्स की जो कि कनाल के प्लॉट्स थे, वो फिर सब डिवाइडेडली कनाल के अर्ली बर्ड बन गए, कनाल की एलोकेशन फाइल्स बन गई, 5 मरला मार्केटिंग आ गई और काफ़ी ज़्यादा उसकी कैटेगरीज आ गई। लेकिन अब इस टाइम पे कनाल की अर्ली बर्ड जब 3 करोड़ रुपए पे चली गई तो मैंने वीडियोज़ का जो स्टाइल था वो थोड़ा चेंज कर दिया और आप लोगों को समझाना ये शुरू किया कि ये रेट्स मुझे एथिकली और रियलिस्टिकली समझ नहीं आते और काफ़ी ड्रामेटिक चेंज इसके अंदर आ सकता है। ये आप लोगों को याद होगा क्योंकि उसके ऊपर फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार इसके नीचे बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मुझे समझ नहीं आते कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और क्यों DHA कोयटा को अनरीज़नेबली सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे मैं दोबारा आप लोगों को ये चीज़ समझाने वाला हूँ जबकि DHA कोयटा के रेट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और एक ऐसी टर्मोइल की सिचुएशन है कि जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि DHA कोयटा में इस टाइम पे इतने ज़्यादा कम रेट्स क्यों हैं और अगर रेट्स नीचे आ गए हैं तो मज़ीद भी उसमें कोई बायर नहीं है कि इस कम रेट्स पे भी वो हमसे फ़ाइलें ले ले और मार्केट एक हेल्दी इन्वायरमेंट में इस टाइम पे नहीं है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ DHA कोयटा इज़ अंडर रिस्क। तो इस टाइम पे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कौन से ऐसे मेरे पॉइंट्स हैं कि जो मैं समझाने लगा हूँ आपको कि व्हाट कॉज दिस क्रैश और इस क्रैश का एंड कब होने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट डाउन किया वो कैपिटल इन्फ्लेशन है। कैपिटल इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि DHA कोयटा में आप लोगों ने देखा होगा कि DHA कोयटा में अपना बायर यानी जो लोकल बायर है वो काफ़ी ज़्यादा कम था और बहुत ज़्यादा कैपिटल ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें इन्वेस्ट हो रहा था DHA कोयटा में। उससे हुआ बेसिकली ये कि एक चंक ऑफ इन्वेस्टर्स इसमें एंटर हो चुका था और इन्वेस्टर का बेसिकली काम ही ये है कि उसने किसी न किसी टाइम पे एग्ज़िट भी करना होता है। तो जब उसने एग्ज़िट किया तो जो जेन्युइन उसमें जिसको हम बोलते हैं जेन्युइन ख़रीदार था उसमें उस टाइम पे वो वहीं का वहीं रह गया, वो DHA कोयटा में इन्वेस्टेड था और बहुत ज़्यादा लोग अपना कैपिटल उसमें से कैश आउट कर रहे थे और ड्रॉ कर रहे थे अपना कैपिटल आउट ऑफ DHA कोयटा। ये चीज़ समझ आते आते हमें काफ़ी टाइम लग गया, जो हम जैसे लोग हैं जिनको इतनी बड़ी गेम समझ नहीं आती, और जब बहुत ज़्यादा कैपिटल उसमें से DHA कोयटा में से निकल गया, बहुत ज़्यादा पैसा निकल गया, तो रियल एस्टेट एक ही कानून पे चलती है, वो आपको भी पता है, वो है सप्लाई और डिमांड। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सप्लाई में आ गई तो डिमांड डेफिनेटली उसको मैच नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कोयटा का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इसमें अर्ली बर्ड भी काउंट होती है, एफिडेविट तो काउंट होता ही होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक का पैसा इन्वॉल्व था, ओपन चीज़ थी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। फिर इन्होंने अगला जो इकदाम DHA कोयटा ने किया, जो कभी ना कभी डेफिनेटली होना था, इसमें DHA कोयटा का खुद तो कोई कसूर नहीं है, वो ओपन एफिडेविट का ट्रांसफरेबल वर्जन था। यानी ओपन एफिडेविट आज के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जो DHA कोयटा ने इससे पहले नोटिफिकेशन जारी किए और उन्होंने कहा कि इसको आप सारी की सारी फाइलें आप ट्रांसफ़र करवा लें। अब इससे हुआ ये कि बेसिकली जितना भी ओपन एफिडेविट में पैसा, वो पैसा मौजूद था जो कि आप ये कह लें कि जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जो बैंक्स में रिज़र्व नहीं था, जो लोगों के पास कैश था, तो लोगों ने अपनी फ़ाइलें बेचना शुरू कर दी जस्ट टू कैश आउट दैट मनी, ताकि वो किसी भी FBR के नज़र में ना आए, किसी भी गवर्नमेंट के उसमें यानी उसकी कोई मनी ट्रेल ना हो। तो उससे लोगों ने फाइलें जब बेची मार्केट में तो सप्लाई फिर दोबारा ज़्यादा हो गई, जो डिमांड को मैच नहीं कर सकी और DHA कोयटा एक स्पीडी अंदाज में नीचे आने लग पड़ा। ये तो पहला पॉइंट था कि कैपिटल इन्फ्लेशन यानी कैपिटल
जो आपके पैसे हैं वो डीएचए कोयटा से खारिज होने लग पड़े, डीएचए कोयटा की इन्वेस्टमेंट में से निकलने लग पड़े और फाइलें और इस तरह की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रैवल करनी शुरू हो गई फॉर सेल, जिसकी वजह से डिमांड मैच नहीं हो सकी और रेट्स नीचे की तरफ आने लग पड़े। अगला पॉइंट जो है वो मेरा है परवेसिव बाइंग। परवेसिव बाइंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मैं थोड़ा सा रीड करके आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि एक्सेसिव रिस्क टेकिंग बिकम्स परवेसिव एंड प्राइसेस नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट एनीथिंग क्लोजर टू रियलिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने लास्ट वीडियोस बनानी स्टार्ट की तो परवेसिव बाइंग का बेसिकली मतलब ये है कि जब जितनी भी परचेजिंग हो रही हो वो उन फंडामेंटल्स पे नहीं हो जो रियलिटी से मैच करते हैं। यानी इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 करोड़ रुपए का अर्ली बर्ड का प्लॉट उधर डीएचए कोयटा में जाके, कोयटा सिटी में पूरे में एक ही बैंक है, उधर जाके लेना किसी बंदे को भी समझ नहीं आता। तो जो परचेज़र है वो क्लोज़र टू रियलिटी चीज़ें देखता है। इन्वेस्टर को ये चीज़ें समझ आ रही होती हैं क्योंकि दिन में रेट 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया ऊपर जा रहा होता है, लेकिन एट दी एंड इन्वेस्टर ने भी किसी जो एंड प्रोडक्ट है वो किसी उसी क्लाइंट को बेचनी होती है जिसने वहाँ पे घर बनाना है। तो वो जो रियलिटी से ऊपर की चीज़ें हैं, जो रियलिटी से आप ये कह लें कि बाहर की चीज़ें हैं, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। 3 करोड़ रुपए का अर्ली बर्ड का प्लॉट मुझे कभी भी समझ नहीं आता। इसका जो मैक्सिमम रेट है वो 175, 2 करोड़, 2.25 करोड़ रुपया मैक्सिमम अगर आप कह लें। वहाँ पे प्लॉट डेवलप भी हो जाता है तो 2.5 करोड़ रुपया, 260, 270, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उधर क्या हो रहा था, 3 करोड़ रुपए की अर्ली बर्ड की नॉन बैलेटेड फाइल बिक रही है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने बैलेटिंग से पहले ये फाइलें बेचनी है। बैलेटिंग के बाद वहाँ पे ढेर लगा होगा फाइलों का और लेने वाला बंदा कोई नहीं होगा। और कोयटा जैसी सिटी में जिसकी पॉपुलेशन टोटल 15 लाख है और 15 लाख में से भी ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो डीएचए में प्लॉट ना लें, या ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हमारा एक जो पैसा है, एक मेजर चंक ऑफ कैपिटल है, वो किसी ऐसी जगह ना पड़ा हो जिसमें हमने घर ही नहीं बनाना। तो जो प्रेफरेंस है वहाँ के लोगों की, वो डीएचए कोयटा की लैंड परचेज़ करना नहीं है। वो लैंड परचेज़ करना तब तक है जब तक वो उनको प्रॉफिट दे रही है। जिस दिन वो एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो प्रॉफिट उनको नहीं दे रही, वहाँ पे घर वो नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर 3 करोड़ रुपया जिस बंदे के पास है, वो 10,000 चीज़ें उसके पास और हैं जो वो बाय कर सकता है। ये मैं इस चैनल पे मेरे ख्याल में बता के थक गया हूँ ये चीज़ें कि डीएचए 5 इस्लामाबाद इससे बहुत अच्छा सेक्टर है जो कि बना हुआ है। आप घर बना सकते हैं, वहाँ पे आपको 250 में प्लॉट मिल जाता है। इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर जो फैसल मस्जिद आप देखते हैं बड़ी मशहूर इस्लामाबाद की, वही रोड, सीधा उसी रोड के ऊपर डीएचए 5 बना हुआ है। फिर डीएचए 2 है, फिर डीएचए न्यूमरस प्रोजेक्ट्स जो कि डीएचए कोयटा से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर नीचे लोग कमेंट्स में आ जाते हैं जो बोलते हैं आप डीएचए कोयटा को नहीं जानते, आप कोयटा को जानते ही नहीं हैं, पहाड़ों से घिरी हुई एक वैली है जिसमें प्लॉट जो है वो सोना है और ये है वो है। तो किधर है वो सोना? अभी क्यों नहीं बिकता 3 करोड़ रुपए में प्लॉट? कहाँ गया वो लोग जो कह रहे थे 4 करोड़ रुपए पे ये जाएगा? आप जब रियलिस्टिक टर्म्स पे चीज़ें नहीं सोचेंगे, आप परवेसिव बाइंग करेंगे, यानी ये ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, इस तरह जब बाइंग करेंगे तो इट इज़ डीम टू क्रैश। और वो क्रैश इस टाइम पे बहुत बुरे तरीके से डीएचए कोयटा पे आया हुआ है। अब इसकी अगली वजह आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे आपकी जो डाउन टर्न ऑफ इकोनॉमी है, अगला पॉइंट मेरा यही है कि डाउन टर्निंग ऑफ इकोनॉमी, यानी इस टाइम पे हमारा जो रुपया है माशाल्लाह उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता रियल एस्टेट पे, क्योंकि जब आपका पैसा डी वैल्यू हो रहा होता है तो बैंक से लोग पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो बैंक्स में पैसा पड़ा हुआ 50 लाख रुपया आज 25 लाख रुपया बन जाएगा जब डॉलर 200 रुपये पे जा रहा है। तो लोग बैंक से पैसा निकालते हैं और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और वो मेरे ख्याल से डॉलर का ऊपर जाना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी रियल एस्टेट क्रैश होगी। लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है वो ये है कि लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। श्रीलंका में जो हुआ, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, उनकी रियल एस्टेट 50 से 70 गुना ऊपर चली गई थी। यानी उस टाइम पे लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लोगों ने पैसा बैंकों से निकाला और रियल एस्टेट में डाल दिया। ये पूरा आर्टिकल है, मैं साथ अटैच कर दूंगा अगर आप लोगों ने श्रीलंका की इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और हम भी उसी स्टेज पे जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की स्टेज पे। तो इस टाइम पे रियल एस्टेट डबल से ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स जो अभी सूरत हाल है वो यही है कि लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। लोग अपना पैसा निकालते हैं और रियल एस्टेट से भी निकालते हैं। लोग कहते हैं यार यहाँ तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो लोग वहाँ से पैसा निकाल के और भाग जाते हैं। तो जब पैसा किसी भी मार्केट से निकलता है, कैश ही है जो एक किसी भी मार्केट को चलाता है, तो जब वो पैसा बाहर निकल आएगा
उसके बाद जो है वो रेट्स डाउन जाते हैं। और यही हुआ DHA कोयटा में कि लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए, क्योंकि एकदम रेट नीचे जाने लग पड़ा। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क की ऐसी थी, एक टर्मोइल की सिचुएशन है, तो उस टाइम पे DHA कोयटा पे भी इसका पूरा असर आया और DHA कोयटा नीचे की तरफ जाने लग पड़ा। फिर अगला पॉइंट मेरा है कि 70% ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओन करते हैं DHA कोयटा की लैंड को, और 30% सिर्फ लोकल परचेज़र है जो कि DHA कोयटा के अंदर के लोग हैं, वो हैं जो DHA कोयटा की किसी न किसी लैंड को ओन करते हैं। ये सर्वे मैंने बहुत सी रिसोर्सेज से इकट्ठा करके जमा किया, यानी 70% ऑफ द कैपिटल दैट इज़ इन्वेस्टेड इन DHA कोयटा वो उन लोगों का है जो कि बाहर के मुल्क के और बाहरले मुल्क के हैं, और वो पाकिस्तान के जो आउटर सिटीज़ हैं, जो साउदर्न पंजाब है, नॉर्दर्न पंजाब है, इस जगह के लोगों का ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है DHA कोयटा में। फिर जो पंजाब के उस साइड वाले KPK के लोग हैं, पठान लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड है। जो DHA कोयटा के अंदर के लोग हैं, 15 लाख पॉपुलेशन का एक सिटी कोयटा, उनकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, और उसमें कम इन्वेस्टमेंट में से भी, जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया, कि वो लोग इस चीज़ को इतनी वो नहीं देते कि हम लोग वहाँ पे घर बनाएं। और हमेशा मार्केट तभी चलती है जब वहाँ पे कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट पे घर बनाने वाला बंदा मौजूद हो। जब तक इन्वेस्टर्स उसमें रहते हैं, हर अरूज को ज़वाल है, और जब भी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा रैपिडली ऊपर जाएगी उसने कभी ना कभी गिरना है। तो उसमें समझदार फ़ैसला यही था कि जब वो इस तरह ऊपर जा रही थी तो वेट ना करें कि ये इससे ऊपर जाएगी, ये इससे ऊपर जाएगी, ये इससे ऊपर जाएगी, कभी ना कभी उसमें से निकल जाए। अभी भी DHA कोयटा एक बड़ी स्टडी पोजीशन में है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था। यानी वो लोग नहीं हैं जो 3 करोड़ रुपए पे अर्ली बर्ड लेके बैठे हुए हैं, या 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे अर्ली एलोकेशन फाइल लेके बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए अभी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने 26 लाख रुपए पे फाइल ली हो, 40 लाख रुपए पे फाइल ली हो, 50 लाख रुपए पे भी फाइल ली हुई है। तो उन लोगों को मेरा मशवरा यही है अभी भी कि खुदा का वास्ता है इन सेंटिमेंट से अभी मत डरें, और अपना अगर इस कोयटा की मार्केट को आप स्टेबल देखना चाहते हैं तो इस नेगेटिव सेंटिमेंट्स में अपना एसेट ज़ाया मत करें। इस टाइम पे आपने पेशेंस के थ्रू अपना एसेट बचाना है, जो कि एक DHA कोयटा में कनाल का प्लॉट है। और DHA कोयटा एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप इसको रीज़नेबली और सोच समझ के लॉन्ग टाइम के लिए खेलें। अगर आप इस ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव को, ऊपर जाएगी तो ले लेंगे, नीचे आएगी तो बेच देंगे, ये वाला काम करेंगे तो आप इसमें सफ़र करेंगे जिस तरह बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन वंस अगेन सेइंग के ये जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है रेट का, ये DHA कोयटा में मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि DHA कोयटा की इतनी वैल्यू नहीं है जितना ये ओवर वैल्यूड आपके सामने मौजूद है। इससे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स DHA के पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसकी डेवलपमेंट इससे डबल है, जिसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिर्फ कम है, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो मैप्स हैं, ये जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, जब इस तरह के पॉलिटिकल टर्मोइल्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही चीज़ें होती हैं जिनके पीछे ये डेवलपमेंट वाले फेजेस होते हैं, जिनके पीछे कुछ ना कुछ ऑन ग्राउंड रेडी होता है। और सबसे ज़्यादा बुरे वही चीज़ें फंसती हैं जो हवा में होती हैं, जिनकी सिर्फ फाइल आपके पास होती है और ऑन ग्राउंड आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।